बिल्कुल, लेकिन कलम गिरवी रख के विज्ञापन चलाएँ, ये मेरा ज़मीर उससे बढ़िया है, मैं मज़दूरी कर लूँगा। सिंधी समाज के नाम पे ना तो बोली देखने को, सुनने को मिलेगी, ना सिंधी समाज के लोग मिलेंगे, इसलिए आवाज़ को बुलंद रखो हमेशा। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी लिखो, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी लिखो। बिल्कुल, मानवाधिकार के तहत वह न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव अधिकारियों ने समाज का ही नहीं, पूरे समझ लीजिए कि मुखियों का ही मज़ाक उड़ा के रख दिया, व्हाट्सएप खेल रहे हैं, ये गलत है। तो 31 तारीख को मुझे भी वोटों से वंचित रखा गया। दिनों से 15 दिनों से समाज आक्रोश कर रहा था, वोटर लिस्ट खराब है, वोटर लिस्ट खराब है। हमारे ऐसे पूजनीय, आदरणीय संतों के नाम काटे गए हैं। हम श्री अमरापुर दरबार के वोटर लिस्ट से नाम गायब किए गए हैं। तो पहला ये मान के चलिए कि ये जो हठधर्मता से एक बनाई गई थी लिस्ट, ये उसके ऊपर प्रहार हो जाएगा सीधा-सा कि आप गलत थे, इसीलिए तो समाज चिल्ला रहा था। सबसे पहली गलती उनकी यहाँ पकड़ी जाएगी और है, गलती तो है, लिस्ट में है। नहीं, अब आप पहले से ही डन कर लोगे कि मैं तुझे बनाऊँगा, ले 200 वोट जोड़ देता हूँ। का सोच का विचार का जब वो मानते कि हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, भगवान ने हमारे से श्रेष्ठ बना के वो साँचा ही तोड़ दिया, वो दूसरा कोई इस दुनिया में श्रेष्ठ ही नहीं है, तो सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है। सीडी कांड वाले जो वीडियो होते हैं, एक अध्यक्ष का सीडी कांड हुआ है और वो वीडियो घूम रहे हैं, क्या आपको इस संबंध में कोई जानकारी है? बिल्कुल है, लेकिन उसकी पुष्टि की जा रही है कि कौन और कहाँ की है, और पूरी पुष्टि होने के बाद में एक धमाकेदार खुलासा भी होगा। मैं जयप्रकाश सिंधु चौपाल से। आइए आज हम बात करते हैं सिंधी समाज के वरिष्ठ पत्रकार रमेश भगत जी से, जो समाज के एक मशहूर न्यूज चैनल सिंधी समाचार और एसएस न्यूज के चीफ एडिटर हैं। आइए जानते हैं इनसे समाज के बारे में भी और इनके बारे में भी। सर, आपका पूरा नाम? रमेश भगत, वैसे तो मेरा नाम रमेश आसवानी है, पर पत्रकारिता क्षेत्र में रमेश भगत के नाम से सब लोग जानते हैं। आपकी पारिवारिक जो माता पिता, उनका नाम? पिताश्री जी का नाम तो है बीएल आसवानी, माता श्री द्रौपदी देवी। प्रारंभिक जीवन का आपका कहाँ बीता? प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक जीवन हमारा सुभाष चौक, उसके बाद में विद्याधर नगर बाद में इस टाइम पे प्रेजेंट में मुरलीपुरा के पास वीके के अंदर अपना निवास है। तो आपके जीवन साथी का नाम? उन जीवन साथी का नाम है शिल्पा आसवानी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, उनका नाम? कमल आसवानी, भावी आसवानी और यश आसवानी। कितनी पढ़ाई करी है और कहाँ से पढ़ाई करी है आपने? मेरी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं 12वीं पास हूँ, इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं करी और मैं अपने काम धंधे में लग गया था उस टाइम पे ही। कितना समय हो गया आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में और क्या कौन-कौन से जगह पे आपने काम किया? देखो, कई बैनरों में काम किया, लगभग ये मेरा विधानसभा का तीसरा चुनाव है, यानी 15 साल लगभग पूर्ण होने को आए हैं। और इससे पहले मैंने अपना बिज़नेस करता था, बिज़नेस में काफ़ी लॉस लग गया था, तो उसके बाद में मैं पत्रकारिता लाइन में आया, मेरे मित्र के साथ जुड़ा, तो मुझे लगा कि ये अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे हम अपनी बात अपने पूरे दम-खम के साथ रख सकते हैं, तो मैंने ये लाइन चूज़ करी। अभी सिंधी समाचार की 2 शॉर्ट फ़िल्म दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चयनित हुई है। तो ये न्यूज़ चैनल बनाते-बनाते ये डायरेक्टर बनने का काम, ये कैसे हुआ? देखो, अपन सिंधी समाचार राजस्थान में समाज की रीति-रिवाज और क्या खान-पान है हमारे समाज के, सिंधी समाज के, और क्या वेशभूषा है, क्या वार-त्योहार है, ये तो हम सब बताते हैं चैनल पे। तो कुछ सिंधी समाज के लोगों ने कहा कि यार समाज के अंदर कुछ नए भजन नहीं आ रहे हैं और नई फ़िल्में भी नहीं देखने को मिल रही है। तो कुछ ऐसा करो कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे सिंधी समाज की बोली से भी और समाज से भी। तो फिर हमने क्या है, पहले सबसे पहले तो सिंधी भजन बनाया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा और बहुत यानी कि उसकी प्रशंसा करी, जिसमें हमारा साथ दिया था अमरापुर दरबार के संतों ने। और उसके बाद में कुछ समाज के लोगों ने कहा कि शराब इस टाइम पे बहुत ही गलत चीज़ इस टाइम पे है और शराब से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बड़े-बुजुर्ग सब पी रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ काम करो। तो हमने इसके ऊपर भी फ़िल्म बनाई शराब है खराब, जिसकी भी प्रशंसा पूरे यानी कि सिंधी समाज नहीं, अभी तो लोकल समाज वालों ने भी कही कि इसको आप है ना नहीं, हिंदी। आइडिया कहाँ से आया कि ये करें? ये आइडिया हमें एक्चुअल ये एक है ना खाने की तरह होती है चीज़, जैसे अपन समोसा अपन को पसंद आता है, तो समोसे का टेस्ट हम बताते हैं ना कि ये समोसा अच्छा है या खराब है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए वो हमें ऑडियंस बताती है कि ये रिक्वायरमेंट है आज की। समाज के लिए, बेटियों के लिए बोलो, समाज के लिए बोलो, मुखीगण के लिए बोलो, रीति-रिवाज के लिए बोलो, त्योहार के लिए बोलो।
सिंधी समाचार और एसएस न्यूज में आपकी टीम, उसके बारे में? जी, हमारी टीम बड़ी सॉलिड है। जैसे अगर मैं सिंधी समाचार राजस्थान की बात करूँ तो उसमें मेरी पार्टनर है हमारी बड़ी बहन रेखा धनकानी जी, जिनका बहुत ही अद्भुत रोल है, बहुत अतुलनीय रोल है। और एसएस न्यूज़ की बात करूँ तो एसएस न्यूज़ के अंदर हमारे सारे कर्ता-धर्ता एक तो मैं हूँ और हमारे संरक्षक हैं, अरुण जी भाई साहब, वो पूरा हमारे को सँभालते हैं। ये तो रही पत्रकारिता की बातें। समाज में भी आप लगातार पत्रकारिता कर रहे हो और क्रांति भी लाते रहते हो। कई बार आपकी पोस्टें जो आती है, खबरें आती है, ऐसी आती है कि कईयों को दस्त लग जाते हैं। तो इस तरीके की खतरनाक जो लिखावट की शैली है, ये कहाँ से सीखी आपने? ये मेरे साथ जो मेरे हमारे साथीगण रहते थे, हमारे जो भी साथी रहते थे, वो कहते थे कि या तो लिखो मत और लिखो तो ऐसा लिखो जो समाज हित में हो, जिससे समाज का भला हो। हमने कई लेख लिखे थे, अगर आपको याद हो तो कई चीज़ें ऐसी समाज के अंदर होती थी जो है ना समाज के सँभालने में नहीं आती थी, या लोगों के सँभालने में नहीं आती, अधिकारियों के ही बस में नहीं आती। तो उस समय लोग बाग क्या करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। तो मीडिया वाले अगर निष्पक्षता से लिखेंगे, तो ही समाज बुलंद होगा। चाहे अधिकारी की शिकायत हो, चाहे मंत्री की शिकायत हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे किसी भी अधिकारी वर्ग हो, चाहे शासनिक, चाहे प्रशासनिक। अगर पत्रकार एक ईमानदारी से काम करता है, तो उनकी मजबूरी है अच्छे से काम करना। अभी आपके द्वारा बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं और अभी वर्तमान में आपको कैसे पता चल गया कि आपकी खबर देखी थी हमने कि चेटीचंड सिंधी महिला समिति की सदस्यता सूची में होगा खिलवाड़ और आपकी खबर के बाद कुछ कुछ मुखी लोग कोर्ट तक पहुंच गए। तो ये क्या हुआ था और ये पहले खुलासा कैसे हो गया? देखो, पत्रकार के पास सोर्सेस होते हैं हर इन्फॉर्मेशन के, कि कहाँ घोटाला हो रहा है, उसके सुराग होते हैं। तो चेटीचंड सिंधी मेला समिति की जो लिस्ट थी ना, उसमें झोल-झाल होने वाला है, इसकी मेरे पास पुख्ता जानकारी थी। हिसाब का लेखा-जोखा नहीं दिया, इसकी मेरे पास पुख्ता जानकारी थी। तो मैंने 1 महीना पहले ही ये खबर चला दी कि ये कांड होने वाला है। इसके मेरे पास पुख्ता सबूत थे, क्योंकि पत्रकार तो सबूतों पे ही चलता है। तो सबूतों के आधार के ऊपर मैंने पहले ही खुलासा कर दिया था। और वही बात है कि आज समाज के अंदर आज चेटीचंड मेला समिति की बात करते हैं अपन लोग, तो सबसे बड़ा मुद्दा ही आज पूरे जयपुर शहर के अंदर हाहाकार क्यों मच रहा है? लिस्ट को लेके। तो मतलब हम सही है ना मीडिया वाले, जो हम खबर खोज के निकालते हैं, तो हम सही है अपनी जगह पे, क्योंकि हमारे पूरे सोर्सेज होते हैं, पूरे सुराग होते हैं हमारे पास। मीडिया के खुलासों से इस समय एक समिति नहीं पूरा जयपुर शहर हिला हुआ है और अब ये चेटीचंड सिंधी मेला समिति का भविष्य क्या रहेगा और आगे चल के इसमें क्या होने वाला है? चेटीचंड सिंधी मेला समिति का भविष्य तो, अगर अपने बड़े बुजुर्ग अगर चाहें, जो पुराने नेताओं ने अपना है ना कुर्बानियाँ दी हैं, या ये समझिए समर्पण से ये मेले चेटीचंड मनाए हैं, अगर वो फिर से एक होते हैं और निष्पक्षता से चुनाव कराते हैं और अच्छा आदमी आता है, तो ये मानिए कि वापस से ये है ना बाहर आ जाएगी चेटीचंड समिति। दोनों प्रत्याशी मना कर चुके हैं। एक प्रत्याशी ने मीडिया के थ्रू मना किया और उसके बाद घटनाक्रम ऐसा हुआ जब आप भी उपस्थित थे कि आम सभा का आयोजन हुआ। पहली बात तो आम सभा कोई भी 7 दिन का समय है। कम से कम 7 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी कि आम सभा कर रहे हैं। लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए वर्तमान अध्यक्ष छबलदास नवलानी ने 2 दिन पहले केवल सूचना देके लोगों को बुलाया कि भई मैं हिसाब किताब दे रहा हूँ और आम सभा उसके लिए आयोजित है। और उस आम सभा के अंदर जिस तरीके से जो बातचीत हुई, आप वहाँ उपस्थित थे, समाज के लोगों के द्वारा बोला गया कि भई जब प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया है, तो आप चुनाव प्रक्रिया को रोकें और निर्विरोध नरेंद्र मूलचंदानी को अध्यक्ष घोषित करें। तो वहाँ पर छबलदास नवलानी जी के द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि मैं अगर मुझे कमल लिख कर देता है, तो मैं चुनाव प्रक्रिया रोक सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर वो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक रूप से अगर इसका निस्तारण करते, क्या अध्यक्ष के पास ऐसे अधिकार थे कि वो ये शब्द बोल सके? नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं, जब उन्होंने चुनाव अधिकारी ही नियुक्त कर दिया, तो ये सब उनका काम है। अब देखो, चुनाव अधिकारी के पास ये पावर्स होते हैं कि अगर कोई कोई कंप्लेंट देता है, तो ले सकते हैं, पर नाम वापस लेने का तो चुनाव अधिकारी के पास भी कोई हक नहीं है, ना ही कोई संविधान में लिखा हुआ है, क्योंकि वो तिथि जा चुकी थी। हाँ, इसमें अगर जैसे कमल आसवानी को बैठना था, तो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन आप ही के मीडिया हाउस के माध्यम से उन्होंने पब्लिश करवा दी थी कि मैं बैठ रहा हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और बात रही छबलदास जी को लिख के देने की,
तो अगर कमल 2 शब्द लिख के दे देता तो शायद आज इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं होता। नहीं, वो तो बात होगी, लेकिन एक बात अपन कहें कि शब्दों के 2 शब्द नहीं लिख के दिए, लेकिन एक बात ये भी कहें कि अध्यक्ष के तौर पर क्या पावर बनते हैं क्या? नहीं, कोई पावर नहीं बनती जब आपने चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए ना, तो आपके पावर शून्य हो जाते हैं। आपके पीछे सिर्फ़ एक नाम रह जाता है कि आप अध्यक्ष हो। पावर्स नहीं रहते आपके पास। चुनाव अधिकारियों के द्वारा अचानक स्थगित करना, जबकि 1 घंटा पहले जब हमने स्थगित करने के 1 घंटा पहले हमने जब उनसे जब बातचीत की और उनसे हमने उनका रुझान जाना कि आप आपका क्या कहना है? तो उन्होंने बोला हम तो चुनाव कराएँगे। तो चुनाव प्रक्रिया में से दोनों को हटने के बाद क्या जो ये हुआ ये एक वैधानिक तौर पर सही था? क्या ये कानूनन तौर पे सही था? क्या कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि जाने-अनजाने में कोई क्राइम हुआ हो? नहीं देखिए, ये चुनाव अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है। सबसे पहले तो उनके पास पावर ही नहीं है। दोनों के बैठने के लेटर लेने की आपत्ति ले सकते हैं। और जैसे कि मेरा बात हुई थी मुख्य चुनाव अधिकारी मूलचंद बसंतानी जी से, तो उन्होंने कहा हमने आपत्ति पत्र लिए हैं कि अगर कोई परेशानी आती है चुनाव में तो आप हमें लिख के दे सकते हो। तो मेरा मूलचंद बसंतानी जी से सवाल था कि अगर उन्होंने कोई समस्या बताई कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ है, तो क्या उन्होंने समाधान किया? नहीं किया। तो चुनाव अधिकारी जब एक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 18 को नामांकन, 19 को नामांकन, 20 को वापसी की तारीख और जो है ऑफिस के बाहर एक बाकायदा नोटिस लग चुका है, आप जाके देख सकते हो, लगा हुआ है, चुनाव अधिकारियों के द्वारा लगाया गया है कि अब 31 को ये संपन्न होंगे चुनाव और फिर 30 तारीख तक ये मैसेज चल रहा है कि नियमित रूप से चुनाव होंगे और फिर अचानक से स्थगित करना तो ये इनके पावर में नहीं है, चुनाव अधिकारियों के पावर में है। आपका वोट था। जी, बिल्कुल। क्या आप 31 दिसंबर को, जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि आप वोट डालने भी गए थे? क्या इस तरीके की कोई बात हुई थी और भी कोई कोई लोग वोट डालने आए थे? जी देखिए, 31 तारीख को वोटिंग का डे था और कम से कम 50 से 100 लोग जो बेचारे व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे बड़े-बुजुर्ग जो आज भी वो बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग तो गाड़ी लेके पहुँच गए थे चुनाव देने और उन्हें पता लगा तो काफ़ी खेद हुआ और चुनाव अधिकारी ये कह के दामन झाड़ दिया कि हमने तो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन दे दी, जबकि इन राइटिंग उनको देनी चाहिए। व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन ये आपको लगता नहीं है कि ये एक तरीके से सोशल मीडिया का एक दुरुपयोग हो रहा है? अगर चुनाव अधिकारी इस तरीके की कोई भी करते हैं तो उनको पहले चाहिए था कि आम सभा करें, समाज के लोगों को बुलाएँ। ऐसा तो था नहीं कि समाज के लोग आते नहीं, अगर इमरजेंसी मीटिंग बुलाते तो उसमें आ जाते लोग, कार्यकारिणी उनकी भी उपस्थित होती और सब आते और उसके बाद नोटिस बोर्ड, भई आप जो चुनाव की जगह है वहाँ पर नोटिस बोर्ड बाहर लगाओ या कार्यालय के बाहर लगाओ, सार्वजनिक सूचना पेपर के माध्यम से, इनके माध्यम से दो। तो क्या लगता है आपको, क्या कानूनन रूप से इन चीज़ों को नहीं निभाया गया? और इसको लेकर कुछ लोग सुनने में आया है और आपके पास तो पूरे सूत्र रहते हैं, कुछ लोग आने वाले दिनों में न्यायालय में जा सकते हैं। बिल्कुल, मानवाधिकार के तहत वह न्यायालय में जा सकते हैं क्योंकि चुनाव अधिकारियों ने समाज का ही नहीं, पूरे समझ लीजिए कि मुखियों का ही मज़ाक उड़ा के रख दिया। व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे हैं, ये गलत है। व्हाट्सएप पे आप भेज रहे हो कि चुनाव होने वाले हैं और बाद में फिर व्हाट्सएप पे ही चंद घंटे, दिन भी नहीं साहब, चंद घंटे पहले आप सूचना दे देते हो कि चुनाव स्थगित स्थगित करने का पावर है क्या आपके पास? लिखित में दो ना, मैंने माँगा है। मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी से, सह चुनाव अधिकारी से, सबसे मैंने माँगा है कि मुझे लिखित में आप कारण प्रस्तुत करें। लिखित में बाकायदा आप स्टाम्प लगा के दें, मेरे को साइन करके दें कि लिखित में मेरे को पेश करें क्योंकि 31 को मैं भी वोट डालने गया था और मैंने अपना पेज नंबर ही बताया था कि इस पेज नंबर पे मेरा ये वोट नंबर है और मैं वोट डालने आया हूँ, मुझे बैलेट पेपर दिया जाए। तो 31 तारीख को मुझे भी वोटों से वंचित रखा गया। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, बैलेट पेपर छप गए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खर्चा तो हुआ ही, स्टेशनरी का, बैलेट पेपर जी। का, वोटिंग लिस्ट का। चुनाव स्थगित हुआ, उसके पीछे दोनों प्रत्याशी या एक प्रत्याशी ने लास्ट मोमेंट पे आकर कहा कि भई वोटिंग लिस्ट फर्जी है और चुनाव स्थगित हो गया। कुल मिला के चुनाव स्थगित होना ये वर्तमान अध्यक्ष की विफलता है। और आप इसमें क्या कारण मेन मानते हैं कि आखिर किन दबाव में, समाज के किस दबाव में आके उन्होंने चुनाव को स्थगित किया? देखिए, जब साइकिल के अंदर एक ट्यूब लगा होता है और उसके अंदर पंचर होता है और अपन हवा भरे जाते हैं और उस पंचर को नहीं रोकते हैं, तो हवा तो निरंतर निकलती रहेगी। तो ये जो विवाद चल रहे थे पिछले 10 दिनों से, 15 दिनों से समाज आक्रोश कर रहा था, वोटर लिस्ट खराब है, वोटर लिस्ट खराब है। हमारे ऐसे पूजनीय, आदरणीय संतों के नाम काटे गए हैं,
श्री अमरापुर दरबार के वोटर लिस्ट से नाम गायब किए गए हैं। तो इतना आक्रोश था सिंधी समाज में, जब सब चीजें अध्यक्ष को पता थी, यहाँ तक कि चुनाव अधिकारी को पता थी, तो इसका निवारण क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? अंततः क्या परिणाम आया? चुनावी बंद हो गए, खत्म हो गए, स्थगित हो गए। उन्होंने मैसेज तक डाला था कि चुनाव होंगे तो इसी वोटर लिस्ट पे होंगे। देखो ये तो हठधर्मता है। तो हठधर्मता, कई बार चुनाव में मिस्टेक आ जाती है और 11 मुखिया की कमेटी बैठ के उसको निवारण कर अब लेती है। अब वैसे एक नियम अनुसार ये भी होता है कि अगर छत्तीसगढ़ सिंधी मेला समिति के संविधान में ये लिखा है कि अगर कोई भी परेशानी आ जाती है या कोई भी दिक्कत आ जाती है तो 11 पूर्व अध्यक्षों की कमेटी उसका निस्तारण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो वर्तमान अध्यक्ष है एक और हठधर्मिता करते हुए 11 जनों की ऐसी कमेटी बना रहे हैं जिसमें कई लोग अध्यक्ष नहीं थे। तो अगर उनके द्वारा अगर इस तरीके का निर्णय लिया जाता है उसके बाद क्या लगता है आपको कि ये विवाद खत्म हो जाएंगे? देखो जब 11 पंच बैठेंगे तो पंच में परमेश्वर होता है, और कुछ पंचों के नाम मुझे ऐसे ध्यान में भी आ रहे हैं जो वाकई में न्यायप्रिय हैं वो, और वो अच्छा ही काम करेंगे समाज के लिए। सबसे पहले तो वो लिस्ट का सुधार ही करेंगे। लिस्ट में सुधार होना मतलब वर्तमान अध्यक्ष की गलती मानना या नहीं मानना? बिल्कुल, बिल्कुल साहब, अगर लिस्ट में सुधार हो गया तो सबसे पहला ये मान के चलिए कि ये जो हठधर्मता से एक बनाई गई थी लिस्ट, ये उसके ऊपर प्रहार हो जाएगा सीधा-सा कि आप गलत थे, इसीलिए तो समाज चिल्ला रहा था। सबसे पहली गलती उनकी यहाँ पकड़ी जाएगी, और है गलती तो है, लिस्ट में है। आप चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएँगे अपने आप। नहीं, हमने 30 से 40 संस्थाओं के पास गए, हम 40 से ऊपर व्यापार मंडलों के पास गए। हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उनको चलाएंगे और सही समय पे आने पर चलाएंगे। और हम जो भी कमेटी बनेगी उनको पेश भी करेंगे कि ये लोग फर्जी हैं, इनका नाम काटो। लेकिन ये हर साल, पिछले साल भी ऐसे ही था कि लोगों के नाम गलत जुड़े हुए थे। ये चेटीचंड सिंधी मेला समिति में आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि कोई नियम कायदे कानून को मानता ही नहीं है ना, कोई संविधान को मानता ही नहीं है। इन्होंने इतने फ्लेक्सिबल नियम बनाए हैं कि आप आओ तो उनसे खेल लो। क्या व्यवसायीकरण हो रहा है? बिल्कुल व्यवसायीकरण भी हो रहा है। अब जैसे आप अध्यक्ष बने, अब आप पहले से ही डन कर लोगे कि मैं तुझे बनाऊंगा, ले 200 वोट जोड़ देता हूँ। क्या रमेश भगत विज्ञापन नहीं दिखाता और सत्यता दिखाता है? बिल्कुल, रमेश भगत तो भगत शब्द ही इसीलिए मिला है कि क्रांतिकारी रूप से हम लिखते हैं हमारा। तो घर का खर्चा तो चलाना ही पड़ता है ना, पत्रकार कोई भी हो। तो विज्ञापन तो जरूरी होते हैं ना, बिना विज्ञापन के कैसे खर्चा चलेगा? बिल्कुल, लेकिन कलम गिरवी रख के विज्ञापन चलाएं, ये मेरा जमीर उससे बढ़िया है, मैं मजदूरी कर लूंगा। नहीं तो ये जो जो समाज में वर्तमान में एक परिपेक्ष में जो पत्रकार कर रहे हैं इनके लिए 2 शब्द। वर्तमान में मैं सभी पत्रकारों को तो नहीं कहूँगा, कुछ चंद ऐसे चाटुकार पत्रकार हैं जो सिर्फ विज्ञापन को ही तूल देते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि अखबारी इसी से चलता है। पर मैं इतना ही कहूँगा यारो, कुछ तो सत्यता दिखाओ, मर जाएगा समाज, खत्म हो जाएगा, आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, आपकी बोली खत्म हो जाएगी, आपके आने वाले बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। सिंधी समाज के नाम पे ना तो बोली देखने को सुनने को मिलेगी, ना सिंधी समाज के लोग मिलेंगे। इसलिए आवाज को बुलंद रखो हमेशा। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी लिखो, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी लिखो। कोई अच्छा, कोई मान लीजिए कन्याओं का सामूहिक विवाह करवा रहा है तो वो छापिए आप। और कोई मुखी गण अगर घोटाला कर रहा है तो वो पहले छापिए फ्रंट पेज पे। आज तक आपने घोटाले किसी भी मुखी के किसी पेपर में क्या कोई खबर देखी है, कोई भी पेपर हो, कि इस मुखी ने चुनाव नहीं कराया या घोटाले, कोई इस तरह की खबर देखी है? आपकी यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, कोई पेपर में आपने देखी है खबर? नहीं, देखो इनके पेपरों की तो मैं बात नहीं करूंगा। कुछ जो सिंधी पेपर्स हैं उनके अंदर जैसे एक दो पेपर हैं जो छापते हैं, मेरी निगाह में है वो पेपर जो सत्यता छापते हैं। बाकी सभी नहीं छापते, कारण बता दिया कि वो खुद समाज से जुड़े रहना चाहते हैं। पर आप अच्छी खबर छाप के भी जुड़ सकते हो, और समाज की त्रुटियां हैं ये जो मुखीगण करते हैं वो भी मतलब कर सकते हैं आप। उनकी खबर छाप के भी मतलब जो अच्छा कर रहे हैं आप अच्छा दिखाओ, बुरा कर रहे हैं तो बुरा दिखाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात रही विज्ञापन की, आपकी लेखनी में दम है, आपको विज्ञापन 100 बार मिलेंगे, 100 बार। वर्तमान में समाज के एक बड़े गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने एक कमेंट दिया था कि मुझसे योग्य व्यक्ति मिल जाए तो मैं मेरी संस्था के चुनाव करा दूंगा। संस्था का नाम अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो क्या हम तो चलो नए हैं मीडिया के क्षेत्र में, आप इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या जयपुर शहर में योग्य व्यक्ति नहीं है?
देखो जी, योग्य तो सभी हैं। एक ठेला चलाता है ना बंदा, वो भी योग्य है, तभी तो ठेला चला रहा है। एक मोची जो जूता तो सिल इस रहा है। तरीके की मानसिकता वाले व्यक्ति अगर समाज के अध्यक्ष बन के बैठे हैं तो उस संबंध में क्या? देखिए, इस वक्त इस तरीके के व्यक्ति अगर समाज के ऊपर यानी कि अधिकारी बन के बैठे हैं, तो वो उनकी जो मानसिकता ही क्षीण है, ज़ीरो पे है। उनका सोच का, विचार का, जब वो मानते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, भगवान ने हमारे से श्रेष्ठ बना के वो साँचा ही तोड़ दिया, वो दूसरा कोई इस दुनिया में श्रेष्ठ ही नहीं है, तो सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है। उसकी सोच ही उसकी मूर्खता है, पहली बात। और मैं आपको बता दूँ कि इस प्रकार के आदमी ना तो घर में चलते हैं, ना समाज में चलते हैं। इनकी लंबी दौड़ नहीं हो पाती है। मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने ये जो शब्द कहा है, ये पूरे समाज के लिए बहुत ही गंदा संदेश है। अच्छा संदेश नहीं कहूँगा कि कोई योग्य व्यक्ति ढूँढ के लाओ मेरे से बड़ा, तो फिर मैं ये कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बोल रहे हो, लेकिन जो सीडी कांड वाले जो वीडियो होते हैं, एक अध्यक्ष का सीडी कांड हुआ है और वो वीडियो घूम रहे हैं। क्या आपको इस संबंध में कोई जानकारी है? बिल्कुल है, लेकिन उसकी पुष्टि की जा रही है कि कौन और कहाँ की है, और पूरी पुष्टि होने के बाद में एक धमाकेदार खुलासा भी होगा। लास्ट अंतिम सवाल, बहुत सी संस्थाओं के बारे में आप चलाते हैं, कुछ ऐसा संदेश जो आप देखते होंगे क्योंकि सभी समाजों में आप जाते हो, तो कुछ ऐसा संदेश या ऐसा बदलाव जो अपने समाज में भी हो? बिल्कुल, मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि लोग बाग कहते हैं कि 70 साल या 75 साल में सिंधी डेवलप हुए हैं और ज़ीरो से हीरो बने हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सिंधी तो 35 साल में ही ज़ीरो से हीरो बन गए थे। ये बाकी के 35 साल खराब किसने किए? वो हमारे चंद चाटुकार मुखियों ने किए, जिन्होंने अपने घर भरे हैं। सभी मुखिए ऐसे नहीं है, ये बात हर जगह लागू नहीं हो रही है। पर कुछ मुखियों ने सिंधी समाज को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मुखियों का काम क्या होता है? मुखी का मतलब होता है एक पूरे समाज को अपने घर की तरह समझना। किसकी बेटी बैठी है, कहाँ पढ़ाई का वो अभाव आ रहा है, कहाँ खाने-पीने का अभाव आ रहा है। क्या हमारे मुखिया ऐसा कुछ करते हैं क्या? संभालते हैं जाके किसी परिवार को? किसी घर में मौत हो जाए, अरे पंचायत को मदद करो, मदद नहीं करती। चंदे लेने के टाइम पे 10 जने निकल जाएँगे मैदान पे। गलत है। ये हर मुखी के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिनके लिए कह रहा हूँ वो सीधा सुन रहे हैं मेरी बात को। हिसाब किताब क्यों नहीं देते? घर भर रहे हैं ना, कहाँ से देंगे वो हिसाब? पहली बात, पहले में और अब में फ़र्क है। अब युवा जाग चुके हैं, अब युवा भी पूछते हैं मुखियों से कि मुखी साहब ये ले जा रहे हो ₹100, क्या करोगे आप? क्या जिस तरीके से परिस्थितियां हो गई है और आप बोल रहे हो युवा जागे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ये गलत करने वाले जो अध्यक्ष हैं, जो ना हिसाब किताब देते हैं ना चुनाव करते हैं, युवा वर्ग इतना गुस्सा हो जाए कि उनका मुंह काले करके गधे पे भी घुमा दे। बिल्कुल, देखो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा मुखियों से कि मुखियों हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अरे पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी तो नए लगेंगे यार, छोड़ो कुर्सी, कुर्सी छोड़ो। 15-15 साल से बैठे हो, 20-20 साल से बैठे हो, 25-25 साल से घर के महल बन गए, महल के साले कुर्सी से ऐसा कुछ मिलता भी तो होगा ना? बिल्कुल पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है, चंदा आता है, गुप्त दान आता है, मंदिर के लिए एक्सेसरीज़ आती है, कई सामान्स आते हैं, कई चीज़ें आती हैं, जो आप भी जानती हो कि मंदिर के नाम से कितना कुछ मिलता है, आप सब समझते हो। तो इन सब चीज़ों से कई मुखिया वो अपना। एक अच्छा सा संदेश जो युवा हैं, जो समाज के युवा हैं उनके लिए। बिल्कुल, मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि सदैव सिंधी समाज जो है आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता कि जब है ना ईमानदार आदमी शांत रहता है, तो बेईमान आदमी का हौसला बढ़ता है, तो शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी अगर आपका मुखी कोई घोटाला करता है तो उसको आप व्हाट्सएप पे डालिए, उसको वीडियो के माध्यम से डालिए, नहीं तो हमारे स्क्रीन के इस चैनल के नंबर नीचे चल रहे हैं, आप उस पे कंप्लेंट डालिए, हमारे समाचार पे डालिए। आप कैसे भी करके वो खबर हम तक पहुँचाइए, हम उनका खुलासा करेंगे भई। हम उनका खुलासा करेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और दूसरे समाज इतनी जल्दी क्यों, इतना आगे क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि उनमें एकता है। उनके मुखी या उनके जो पंच पटेल ऐसा नहीं करते, समाज को खोखला नहीं करते, जैसे हमारे सिंधी समाज के कुछ मुखी करते हैं। तो प्लीज़ बड़े जो अपने इस टाइम पे युवा वर्ग है वो आगे आए और हर एक ज़िम्मेदारी लेने के लिए वो सक्षम है, पढ़े-लिखे हैं और सब कुछ कर सकते हैं। वो चाहें तो राजनीति में आगे आ सकते हैं, वो चाहें तो पुलिस विभाग में आ सकते हैं, वो हर एक विभाग में आगे आ सकते हैं। सिर्फ़ एक हिम्मत करने की ज़रूरत है। खाली बिज़नेस के ऊपर नहीं ठहरना हमारे सिंधी समाज को, खाली बिज़नेस नहीं करना, बिज़नेस से ऊपर भी उठना है। हमें आधिकारिक में भी आना है, हमें शासनिक और प्रशासनिक दोनों तरफ लड़ना है, दोनों तरफ आगे बढ़ना है। तो ये थे हमारे साथ सिंधी समाचार के चीफ एडिटर रमेश भगत जी। अगर आपको हमारा वीडियो और इनका साक्षात्कार अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जयप्रकाश सिंधु चौपाल से।